अब ये वीडियो है हमारा, इसमें हम सीओपीडी पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले अस्थमा और सीओपीडी के कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो अस्थमा होता है ना, इसको प्रेजेंट मतलब एक्सासर्बेशन का होने के लिए कुछ ट्रिगर्स की ज़रूरत होती है। इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं? एनएसएआईडी, एलर्जी, कोई कोल्ड टेम्परेचर हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा हो, या फिर कोई भी एलर्जी की फैमिली हिस्ट्री, तो भी ये हो सकता है। ये इसके ट्रिगर्स हैं। तो ये इसका ट्रिगर हो गया एनएसएआईडी, एलर्जी, कोल्ड, और ये फैमिली हिस्ट्री हो गया इसका रिस्क फैक्टर। और जो सीओपीडी है, ये इसको मेनली अपन डायग्नोसिस करते हैं रिस्क फैक्टर के ऊपर। इसके रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, या फिर कोई मिल वर्कर, या फिर कोई फैक्ट्री वर्कर। और जो अस्थमा होता है ना, अर्ली एज में प्रेजेंट करता है, और सीओपीडी होता है और लेट एज में प्रेजेंट करता है। तो है ना, जो केस में भी है ना अर्ली एज दिखे, हमें रेस्पिरेटरी केस है अर्ली एज दिखे, और सीओपीडी का और कोई ऐसा केस है जिसमें ओल्ड एज दिखे, तो हम थोड़ा ये सोच सकते हैं कि सीओपीडी का है, बूढ़ा आदमी है। और कोई जवान बच्चा है, या तो चाइल्डहुड है या फिर एडल्ट है, तो अस्थमा के अपन तरफ जा सकते हैं। और ये जो केस होंगे ना, इनके अंदर FEV1 और FVC ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होगी केस के अंदर। ये लिखा हुआ है और एज लिखी हुई हो, एज अगर कम हो तो अस्थमा की तरफ जाओ, ज़्यादा है तो सीओपीडी की तरफ जाओ। तो एक जनरल सा हमें आइडिया मिल जाएगा। लेकिन एक एक अकेला एक्सेप्शन है सीओपीडी का, वो है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। इसके अंदर क्या होता है कि है ना, ये अकेले ऐसा सीओपीडी का एग्जांपल है जिसमें लेस देन 45 ईयर ओल्ड के अंदर हमें सीओपीडी दिखता है। और इसका जो सीओपीडी होता है ना, पैन लोबुलर, मतलब पूरे लंग में फैला हुआ होता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये जो है ना अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये रेस्पिरेटरी के अलावा हमें और भी दूसरे ऑर्गन्स का डैमेज ही देगा। ये अकेला रेस्पिरेटरी नहीं देगा। ये नॉर्मल सीओपीडी है, इसमें सीओपीडी का ही दिक्कत होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट की हो सकती है। लेकिन अगर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन वाला अगर डिजीज़ है, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी के साथ लिवर तो ऐसे ही तो करता रहता इसमें है ना ये जो होगा अल्फ़ा 1, इसमें है ना एक तो लंग को दिक्कत देगा जिसमें सीओपीडी हो सकता है, और लीवर को भी इफ़ेक्ट करता है ये, क्योंकि लीवर के अंदर भी अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन जो है एंजाइम, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अब जो सीओपीडी और अस्थमा है, ये है ना दोनों, ये है ना किसके टाइप है? ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के टाइप है। पहली बात तो ये क्रॉनिक होता है, जो निमोनिया वो एक्यूट होता है। और ये है ना क्रॉनिक होके और कभी कभार एक्सेसरबेशन हो जाता है इनका, उसको अपन एक्यूट बोलते हैं, कि एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक सीओपीडी, ऐसा डायग्नोसिस में हमें लिखना होता है। तो ये क्रॉनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है दोनों, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर किसी वो चीज़ का, और ये लंग के डिजीज़ है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये दोनों का ये डिफरेंस करने के लिए काम आता है। अब ये सीओपीडी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इरिवर्सिबल है, अस्थमा का ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिवर्सिबल है। अब मैं बताऊंगा रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल हम कैसे पता करेंगे डायग्नोसिस में। और जो कॉमन चीज़ है दोनों के अंदर, वो है कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये दोनों में दिख सकता है। अब जो सीओपीडी है, अब सीओपीडी चालू करते हैं हम। ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिफरेंस है, ये मैं सीओपीडी के डायग्नोसिस में बताऊंगा इसे कैसे पता करेंगे। अब जो सीओपीडी है, इसका डायग्नोसिस के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात, रिस्क फैक्टर होना चाहिए। या तो स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट, या पॉल्यूशन की वजह से, या फिर ऑक्यूपेशन, मिल मिल वर्कर, केमिकल इंडस्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, और अल्फ़ा 1 एंटी, या फिर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। और साथ में एक सिम्टम होना चाहिए, एक तो रिस्क फैक्टर होना चाहिए, एक सिम्टम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ है तो सीओपीडी डायग्नोस हो गया। ठीक है, और सिम्टम क्या होगा? डिस्पनिया, या फिर प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, कफ और डिस्पनिया, और प्रोडक्टिव मतलब स्पूटम होगा इसके कफ में। तो ये सिम्टम हो गया, रिस्क फैक्टर ये मिल गया, तो हम सीधे डायग्नोसिस कर देंगे हम सीओपीडी का। और एम्फाइसीमा, और ये है ना दो टाइप है, ये वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, माइन्यूट मतलब ऐसे डिफरेंस है कुछ। एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये दोनों सीओपीडी के टाइप है, इसके अंदर ये आता है। तो इसमें अपन को डिस्पनिया और क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ दिखता है, और मोर देन 3 मंथ्स के लिए दिखना चाहिए, और 2 साल के लिए। इतना ज़रूरी नहीं, मोर देन 3 मंथ्स और 2 ईयर ये ज़रूरी है। जो डायग्नोसिस है वो हम स्पायरोमेट्री से करेंगे। अब है ना, सबसे पहले हमें स्पायरोमेट्री करना है, पॉइंट 1 स्पायरोमेट्री। बाद में हम देंगे पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर, बाद में हम करेंगे पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर स्पायरोमेट्री। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये लिखने ज़रूरी है डायग्नोसिस में। स्पायरोमेट्री में क्या होता है? हम FEV1/FVC निकालते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कितना है।
अगर लेस देन 0.7 है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, या फिर लेस देन 0.7 को हम लेस देन 70% भी बोल सकते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हो गया। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ क्या होता है, सीओपीडी और एम्फाइसीमा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ डायग्नोसिस है, इतना हमको पता चल गया ये पॉइंट 1 से। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 करेंगे। पॉइंट 2 में क्या, ब्रोंकोडायलेशन करेंगे। अब ब्रोंकोडायलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, या तो साबा या फिर सामा, ये ड्रग के क्लास है, इनको यूज़ करते हैं। और ये एस है ना, इसका मतलब शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्योंकि है ना हमें मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं कर रहे यहाँ पर, हम सिर्फ डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब थोड़ी सी देर के लिए जो है ना ब्रोंकोडायलेशन हो। ये ऐसे भी है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है। ऐसे में है, यह है शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये अगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है, ये बीटा है, ये मस्करिनिक है, और ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग क्योंकि डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है सैल्ब्यूटामॉल, और सामा का एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। और ये अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, 400 माइक्रोग्राम और 160 माइक्रोग्राम, और हर 10 to 15 मिनट में रिपीट करेंगे, और सामा को हर 30 से 45 मिनट में रिपीट करेंगे। ये हो जाए याद तो कर लेना, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सामा देने के साबा दिया हमने, उसके 10 to 15 मिनट के बाद में हम वापस से स्पायरोमेट्री करेंगे, और सामा दिया तो उसके 30 से 45 मिनट के बाद हम स्पायरोमेट्री करेंगे। अब ये वापस से स्पायरोमेट्री कर रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन के बाद में हो रहा है। इसमें वापस से हम FEV1/FVC निकालेंगे। तो अगर ये लेस देन 0.7 आया, मतलब कि अगर क्या हुआ, ब्रोंकोडायलेशन हो गया। अगर ब्रोंकोडायलेशन हो गया तो ये बढ़ जाना चाहिए, और अगर ब्रोंकोडायलेशन नहीं हुआ, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल हमने क्या बताया था, ये इरिवर्सिबल होता है COPD, ठीक है, अस्थमा रिवर्सिबल होता है। तो इरिवर्सिबल मतलब कोई रिवर्स नहीं हुआ, जो जैसा था लेस देन 0.7 वैसा ही है, लेस देन 0.7, तो इसे हम COPD बोलेंगे। और अगर इम्प्रूवमेंट हो गया, अगर जो FEV1/FVC क्वेश्चन में दे रखा है वो 12% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो वो अस्थमा है। तो ये इंक्रीज़ क्यों हो गया, क्योंकि सांस आराम से ले सक रहा है, आराम से रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि ब्रोंको डायलेशन हो गया, क्योंकि अस्थमा रिवर्सिबल होता है। अस्थमा रिवर्सिबल है, हमने साबा दिया तो ब्रोंको डायलेशन हो गया, पहले सांस नहीं ले पा रहा था तो 0.7 से कम आ रहा था, अब आराम से सांस ले रहा है वो, तो 12% से इंक्रीज़ हो गया। 12% किस चीज़ का, ज़ीरो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है FEV1/FVC, उसका 12%, उससे 12% बढ़ गया है, तो अस्थमा हुआ। उसके बाद में सेकंड चीज़ हम निकालेंगे FEV1। अब FEV1 हम क्यों निकालते हैं, गोल्ड स्कोर निकालने के लिए FEV1 हम गोल्ड स्कोर निकालते हैं। गोल्ड स्कोर क्या है, गोल्ड स्कोर ये हमें डायग्नोसिस में लिखना है, ठीक, डायग्नोसिस कैसे लिखना है वो लास्ट में बताऊंगा। तो गोल्ड स्कोर हमें डायग्नोसिस में लिखना है। अब गोल्ड स्कोर FEV1 पे डिपेंड करता है। अगर FEV1 मोर देन इक्वल टू 80 है तो गोल्ड 1 हुआ, मोर देन 50 लेस देन 80 है तो गोल्ड 2, मोर देन इक्वल टू 30 लेस देन 50 है तो गोल्ड 3, लेस देन 30 है तो गोल्ड 4। अब इसमें है ना, इसे इसे हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर कहेंगे, ठीक है। अब ये हम सीवियरिटी ऑफ एक्सासरबेशन बोले तो एक्यूट जो प्रेजेंटेशन होगा क्रॉनिक COPD का, उसे बोलेंगे। इसमें क्या होता है, दो टाइप के सिम्टम होते हैं, एक तो मेन सिम्टम, एक है एडजुवेंट सिम्टम। मेन सिम्टम में क्या आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे हम डिस्पनिया भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्पनिया, कफ, और चेंज इन कलर ऑफ कफ। या तो जो डिस्पनिया था वो बढ़ गया, या फिर जो कफ आ रहा था स्पूटम वो बढ़ गया, या फिर जो स्पूटम आ रहा था ना उसका जो कलर था वो चेंज हो गया, तो है ना इसे हम मेजर सिम्टम कहेंगे। एडजुवेंट सिम्टम में क्या आएगा, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया बोले तो फीवर हो गया, इसे टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ गया, इसका मतलब फीवर, रेस्पिरेटरी बढ़ गया, कार्डियक टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ गया, या फिर वीजिंग्स बढ़ गई, या फिर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया विद इन 5 डेज, तो हमें इन्हें एडजुवेंट सिम्टम में डालेंगे। अब सीवियरिटी कैसे निकालेंगे, ये टॉपिक था वही, सीवियरिटी कैसे निकालेंगे। मेन सिम्टम, एडजुवेंट सिम्टम, अगर मेन सिम्टम 1 है प्लस एक, अगर मिनिमम एक भी एडजुवेंट आ गया तो हम इसे माइल्ड एक्सरबेशन बोलेंगे। मेन सिम्टम 2 है तो मॉडरेट, मेन सिम्टम 3 है तो सीवियर।
ये एक्सेसरबेशन की सीवियरिटी हो गई, ये भी हमें डायग्नोसिस में लिखना है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक्सेसरबेशन का? अगर SpO2 है पेशेंट का <90 है तो उस पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे। और क्योंकि ये एक्सेसरबेशन है तो हम पेशेंट को नेबुलाइज़र देंगे। नेबुलाइज़र में क्या होगा, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होगी, दोनों से शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट दोनों होंगे इसमें। इसमें है ना ये ऑप्शनल है कि है ना दोनों दे या सिंगल दे, वो पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब ये पहली चीज़ हुई ऑक्सीजन, दूसरा हुआ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, और तीसरा हुआ स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। अभी आईवी दे सकते हैं, हम ओरल दे सकते हैं, ये हम डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। एंटीबायोटिक्स देना होगा हमें। एंटीबायोटिक्स हम क्या देंगे, फ्लोरोक्विनोल देंगे, इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे, मैक्रोलाइड देंगे, इसमें अजिथ्रोमाइसिन देंगे, और अमोक्सिसिलिन देंगे, और कैर्बोनिक एसिड देंगे। और हम अगर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे सकते हैं इसके अंदर। नॉन इन्वेजिव मतलब कि हमें है ना जो ट्यूब है उसे पेशेंट के अंदर नहीं डाल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं उसके चेहरे के ऊपर और उससे दे रहे हैं, इसे नॉन इन्वेजिव कहेंगे। अगर इससे ट्रीट नहीं हो रहा है तो बाद में एंडोट्रेकियल ट्यूब देंगे। और ये जो दे रहे हैं ना अपन वेंटिलेशन, ये हम दे रहे हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सके एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को। अब ग्रुप्स ऑफ COPD, ये क्रॉनिक के लिए यूज़ आएगा। इसमें ग्रुप में क्या होता है, A B C D, ये 4 ग्रुप होते हैं। और है ना 2 स्कोर होते हैं, एक कैट स्कोर है, एक MRC स्कोर है। ये कंप्यूटर में स्कोर होते हैं, ठीक है। इसका एक चार्ट आता है अलग से, तो ये हमें नहीं करना है, ये हमें डायरेक्ट उधर लिख लेना है केस में कि अगर कैट स्कोर <10 हुआ तो A और C हो सकता है। क्वेश्चन में आएगा ग्रुप, हाँ ये या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, कैट स्कोर कितना है, MRC स्कोर कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो <10 है तो ए या फिर C होगा अपना आंसर ग्रुप, और <10 या =10 हुआ तो B या फिर D ग्रुप होगा। इसी तरीके से अगर <2 हुआ तो A और C, <2 होगा तो B और D, ठीक है। तो इसमें है ना ऐसे याद कर लो, <10 BD, मतलब 10 से ज़्यादा BD होती है, ऐसा कुछ। हम्म तो ये है ना, ये हमें B और D है या फिर A और C है, ये हमें ऑप्शन मिल गया है। अब क्या हुआ, एक्सासर्बेशन कितने हुए पेशेंट को? एक्सासर्बेशन मतलब उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब कितनी बार हुई? अगर <2 टाइम हुई है तो ये C और D होगा, और 0 टाइम हुई है तो ये A और B होगा। और इसमें बचा 1, अगर एक बार हुई है एक्सासर्बेशन तो है ना अपन देखेंगे कि जो हुई थी उसकी एक्यूटली इलनेस हुआ था, उसके लिए उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा या होम होम ट्रीटमेंट मिला। अगर होम ट्रीटमेंट मिला तो हो जाएगा A और B में से कोई एक ग्रुप होगा, और हॉस्पिटल में गया पेशेंट तो C और D में से कोई होगा, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कैट स्कोर किसी का है 9, उसको एक्सासर्बेशन हुआ है 2 बार, नहीं एक, इसको एक्सासर्बेशन एक बार हुआ है, और उस एक्सासर्बेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ठीक है। तो इसका ग्रुप कितना होगा, तो इसका हम ग्रुप ऐसे निकालेंगे, कैट 9 है तो 9 है तो 9 है जो ये <10 है तो यह A और C में से कुछ होने वाला है, ठीक है। अब A और C इनमें से कुछ एक होने वाला है। एक्सासर्बेशन एक था मतलब ये, ठीक है। अब एक के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, एक के लिए इसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल की वजह से ये या तो D होने वाला था या फिर C होने वाला था। और क्योंकि कैट के हिसाब से C और A में से कुछ होने वाला है तो 2 पॉइंट मिल रहा है C को, तो ये C इसका आंसर होगा। तो ग्रुप अपना जाएगा C, ठीक है। अब यह डायग्नोसिस ऐसे लिखना है, एक्यूट सीवियर एक्सरबेशन ऑफ COPD, कि अगर उस पेशेंट को किसी को एक्सरबेशन हो रहा है तो उसे हम एक्यूटली होता है हमेशा। अब ये सीवियरिटी हम इस हिसाब से निकालेंगे उसकी, ये इस हिसाब से हम सीवियरिटी निकालेंगे, इस वाले सीवियरिटी ऑफ एक्यूट एक्सरबेशन के हिसाब से सीवियरिटी निकालेंगे। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मेन जो सिम्टम है ये वाले, इनके हिसाब से हम निकालेंगे सीवियरिटी, और एडजुवेंट सिम्टम ये वाला है, इसके हिसाब से हम सीवियरिटी निकाल लेंगे। उसके बाद में गोल्ड स्कोर हम निकालेंगे, ये FEV1 के ऊपर बेस है, ये सब कुछ हमें याद करना है, ये हमें गोल्ड स्कोर में लिखना है। उसके बाद में ग्रुप D, ये ग्रुप में है ना, ये अभी सिखाया एग्जाम्पल के साथ में, तो ये इधर ग्रुप में आ जाएगा। और अब जो ट्रीटमेंट होता है ना वो डिपेंड करता है, क्रॉनिक का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर,
और जो एक्यूट का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है इनके सीवियरिटी के ऊपर। ये रहा, एक्यूट का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है एक्यूट के सीवियरिटी के ऊपर। और ट्रीटमेंट का ऐसा ये सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें देनी होती है, अब ये किस तरीके से देनी होती है वो इधर ऊपर देख लो कि अगर माइल्ड है तो साबा अकेला दे दो, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कोई भी अकेली दे दो। मॉडरेट है तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग प्लस एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉयड। और सीवियर है तो उसे हॉस्पिटल में डाल दो, हॉस्पिटल में जाएगा तो उसे वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो वेंटिलेशन दे देंगे उसे। तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बाकी ये याद करना ज़रूरी है। अब COPD का ट्रीटमेंट, ये मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, तो है ना। ये COPD का ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए है ना पहले ड्रग्स एक बार देख लो क्या क्या ड्रग्स होते हैं इसमें। तो इसमें देखो ब्रोंकोडायलेटर देते हैं अपन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर में क्या होता है, या तो बीटा अगोनिस्ट होगा या फिर मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट होगा। बीटा अगोनिस्ट दो टाइप के होंगे, या तो शॉर्ट एक्टिंग होंगे या फिर लॉन्ग एक्टिंग होंगे। लॉन्ग एक्टिंग को अपन बोलेंगे लाबा, शॉर्ट एक्टिंग को बोलेंगे साबा। और मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है ये भी दो, या तो शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट या फिर लॉन्ग एक्टिंग। अब इनके एग्जांपल दे रखे हैं, शॉर्ट का एब्यूटेरॉल, साइबुटामॉल, ये सब एग्जांपल दे रखे हैं। शॉर्ट एक्टिंग में से सामा का है इप्राट्रोपियम, ऐसे ये सब एग्जांपल याद करना। और कुछ एक्स्ट्रा ब्रोंकोडायलेटर है वो है थियोफिलिन और रोफ्लूमिलास्ट। ये कभी कभार यूज़ होते हैं, ये जनरली यूज़ नहीं होते, ये मेन है। बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये इनहेल हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, आईवी हो सकते हैं। ओरल के लिए नाम याद करो प्रेडनिसोलोन, आईवी की याद कर लो मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये 60 mg 80 mg, mg याद करना तो करो, वरना ये प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम याद कर लेना। अब इसे अब ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि है ना, जो ये ग्रुप के ऊपर है, तो ग्रुप ABCD 4 होते हैं ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप ए है, ये सब ग्रुप है ABCD, ये सब ग्रुप है। तो ग्रुप ए है उसको हम शॉर्ट रख देंगे। शॉर्ट मतलब साबा भी हो सकता है और सामा भी हो सकता है शॉर्ट का मतलब। और लॉन्ग का मतलब ये एल लिखा हुआ, इसका मतलब लाबा हो सकता है या लामा हो सकता है, ठीक है। तो है ना, ए है जो ग्रुप है उसके लिए एस देना, मतलब शॉर्ट ड्रग्स देने हैं। ग्रुप बी है उसके लिए शॉर्ट प्लस लॉन्ग देने हैं, प्लस लिखा है इधर, दोनों देने हैं। ग्रुप सी है उसके लिए शॉर्ट देना है, लॉन्ग देना है। और बाद में या ऑप्शन है अपने पास, या तो है ना स्टेरॉइड दो, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर दो अपन लॉन्ग एक्टिंग कोई और ड्रग। और जो ग्रुप डी है उसमें शॉर्ट दो, लॉन्ग दो और एक और लॉन्ग दो। ये लॉन्ग लॉन्ग दो बार, मतलब एक बार लाबा दे देंगे, एक बार लामा दे देंगे, और स्टेरॉइड भी देना है। चारों चीज़ देनी है। तो इसमें एक चीज़ देनी है, इसमें दो चीज़ देनी है, इसमें तीन चीज़ देनी है, इसमें चार चीज़ देनी है। सिंपल हो गया, ठीक है। और ये प्रिवेंशन के लिए है। प्रिवेंशन के लिए कुछ वैक्सीन देते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं और न्यूमोकोकल वैक्सीन देते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन मोर देन 65 ईयर ओल्ड या फिर इक्वल टू 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है तो 13 वैलेंट 23 वैलेंट दो वैक्सीन देते हैं। और लेस देन 65 ईयर ओल्ड है तो 23 वैलेंट देते हैं। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये एनुअली हर साल देना पड़ता है। और ये जो वैक्सीन है ना, ये सर क्लास में पूछते हैं। और एग्ज़ाम में अगर केसेस में लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन के लिए बताओ, तो ये वैक्सीन के नाम लिख देना, इतना काफ़ी है। इधर थोड़ा ये सब एज वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसमें निमोकोकल और इन्फ्लुएंजा दो वैक्सीन के नाम याद रखो। और बाकी PPT में सर के पढ़ सकते हो वैक्सीन के डिटेल में।